लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। दाऊद इब्राहिम, वो नाम जिसने भारत से गद्दारी की और पाकिस्तान के आईएसआई की पनाह में जा छिपा। उसके साथ कई गुंडे भी सरहद पार कर गए जिन्होंने अपनी मिट्टी को धोखा दिया। लेकिन भारत के पास सिर्फ फौज ही नहीं है, हमारे पास वो गुमनाम जवान भी है जो दुश्मन के घर में घुसकर उसका हिसाब बराबर करना जानते हैं। एक नहीं, हमारे पास कई धुरंधर है जो पाकिस्तान का सीना चीर के बदला लेना जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले सिर्फ हमारे धुरंधर से ही नहीं डरते हैं, बल्कि जेल में बंद उन गैंगस्टर से भी डरती है जो दाऊद की तरह उनके सामने घुटने नहीं टेकते हैं, बल्कि उनके ही घर में घुसकर धमाका करना जानते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले एक एपिसोड में मैंने आपको ऑपरेशन अलविदा की कहानी सुनाई थी, जहां लश्कर-ए-तैयबा का चीफ और 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद मौत के बेहद करीब पहुंच गया था। धुरंधर में जो सीन दिखाया गया था 26/11 का, उसके पीछे के मास्टरमाइंड को मारने की लगभग पूरी तैयारी हो चुकी थी। तारीख थी 23 जून 2021, जगह लाहौर, पाकिस्तान। हाफिज सईद के घर के बाहर एक जोरदार धमाका होता है। चीख पुकार मचती है, 3 लोग मारे जाते हैं और दर्जनों घायल होते हैं। पूरी दुनिया हैरान थी, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान खौफ में थे। पाकिस्तान के तत्कालीन गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने सरेआम एक नाम लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने इस धमाके के पीछे भारत के किसी सेना के जनरल का नाम नहीं लिया, उन्होंने रॉ का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी एजेंट का नाम नहीं लिया। उन्होंने नाम लिया उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में बंद एक कैदी का, जिसे पाकिस्तानी हुकूमत रॉ का एजेंट और फ्रंट मैन मानती है। आखिर कौन है वो गैंगस्टर जिससे पाकिस्तान की सरकार थर थर कांपती है? उनके यहां धमाका होता है तो वो कहती है कि इसके पीछे भारत की सेना रॉ नहीं बल्कि एक गैंगस्टर है। उस गैंगस्टर के बारे में बताऊं तो वो कभी आईएएस अफसर बनना चाहता था, लेकिन बन गया भारत का किडनैपिंग किंग। दाऊद का वो दुश्मन जो जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी सरहद पार धमाके करवा देने की कुव्वत रखता है। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू दी स्टोरी ऑफ इंडियाज किडनैपिंग किंग, जिसे दुनिया बबलू श्रीवास्तव के नाम से जानती है। बबलू श्रीवास्तव को जानने के लिए पहले ओम प्रकाश श्रीवास्तव को जानना होगा, क्योंकि मां बाप ने बबलू का असली नाम यही रखा था। वो बहुत ही संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखता है। पिता स्कूल में प्रिंसिपल और बड़ा भाई सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे थे। बबलू को रसूख बहुत पसंद था। वो प्रशासनिक अफसर बनना चाहता था। वो आईएएस बनकर एक बेहतरीन और रौबदार जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन बड़े भाई जब भारतीय फौज में अधिकारी बने तो उसे वर्दी भाने लगी। वर्दी के चटक रंग के साथ मिलने वाला सम्मान उसे अच्छा लगता था। बबलू के पिता शिक्षक थे, इसलिए परिवार का माहौल हमेशा से पढ़ने लिखने वाला ही रहा। बबलू को भी शुरुआती पढ़ाई के बाद हायर एजुकेशन के लिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लखनऊ भेज दिया गया, जहां वो लॉ यानी कानून की पढ़ाई करने लगा। वहीं लखनऊ के लॉ कॉलेज में एक ऐसी घटना घटी कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। नफरत और बदले की आग में बबलू इस कदर जला कि देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। बात है साल 1982 की। दरअसल हुआ ये कि उन दिनों कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स अपने चरम पर था। लखनऊ लॉ कॉलेज में चुनाव हो रहे थे। बबलू का एक दोस्त नीरज जैन भी महामंत्री पद के लिए पर्चा दाखिल कर देता है। कॉलेज के इस चुनाव में बबलू भी उसके लिए प्रचार करने लगा। एक दिन इसी बीच विरोधी गुट के साथ झगड़ा हो गया, जिसमें एक स्टूडेंट को चाकू मार दिया गया। 70 से 80 के दशक में लखनऊ में गैंग वार भी अपने चरम पर था। उस वक्त वहां अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना का जरायम की दुनिया में जलवा हुआ करता था
और लॉ कॉलेज की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हुए झगड़े में जो स्टूडेंट घायल हुआ वो अन्ना का करीबी निकल गया। ऐसे में अन्ना कैसे चुप रहते। इस घटना से नाराज अन्ना ने झूठे केस में फंसाकर बबलू को ही जेल भिजवा दिया। अगले दिन वो जमानत पर तो छूट गया, मगर करीब 20 दिन बाद ही अन्ना के इशारे पर लखनऊ पुलिस ने स्कूटर चोरी के झूठे मामले में बबलू को दोबारा जेल भेज दिया। बबलू के जेल जाने से परिवार की भी बड़ी बेइज्जती हुई। आप खुद सोचिए, जिसके पिता शिक्षक हो, भाई आर्मी में हो, उस परिवार का लड़का जेल चला जाए, वो भी किसी पर हमला करने के मामले में, किसी चोरी के मामले में, तो क्या ही माहौल होगा। तो इस बात से नाराज परिवार वालों ने बबलू की जमानत नहीं करवाई, शायद इसलिए कि बबलू को सीख मिले। लेकिन हुआ ये कि बबलू को 15 दिन जेल में ही रहना पड़ा। और इसके बाद हुआ ये कि अब आगे शहर में कहीं गाड़ी चोरी हुई नहीं कि बबलू के नाम वो अपराध चढ़ जाया करता था। बबलू जो ये सोचते हुए बड़ा हुआ कि आगे चलकर रसूखदार अफसर बनेगा, उसे शहर में किसी चोर की तरह ट्रीट किए जाने लगा। बात इतने आगे बढ़ी कि परेशान होकर बबलू घर छोड़कर हॉस्टल में ही रहने लगा। बबलू अपने इस हालत का जिम्मेदार अन्ना को मानने लगा। अब वो किसी भी हाल में उससे बदला लेना चाहता था। जेल से बाहर आते ही उसने सबसे पहले अन्ना के विरोधी गैंग के मुखिया माफिया राम गोपाल मिश्रा से मुलाकात की। उन दिनों अन्ना और राम गोपाल के बीच खूनी रंजिशें अपने चरम पर थी, इसलिए बबलू उसके साथ मिलकर अन्ना से बदला लेना चाहता था। लेकिन आगे चलकर अन्ना और राम गोपाल की जानी दुश्मनी ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि अन्ना की मां की पहल से यह रंजिश खत्म हो गई थी। मतलब अब अन्ना और राम गोपाल ने समझौता कर लिया और इसी समझौते के साथ बबलू श्रीवास्तव ने उनका गैंग छोड़ दिया। मगर राम गोपाल मिश्र के गैंग में रहते हुए उसने अपराधियों के वो सारे गुण सीख लिए थे जिससे एक नया गैंग बनाया जा सके। फिर क्या, बबलू श्रीवास्तव ने अपना ही एक गैंग बना लिया और किडनैपिंग का काम शुरू कर दिया। उसने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और महाराष्ट्र तक अपनी पकड़ बना ली। वो लोगों का अपहरण कराकर उनसे फिरौती वसूल करने लगा। जब लोगों तक उसकी नाम की धमक पहुंची तो कई बार बिना किडनैपिंग किए बस अपहरण की धमकी देकर ही पैसे मांग लिए। धीरे धीरे जराइम की दुनिया में, अपहरण के क्षेत्र में बबलू श्रीवास्तव का कद बड़ा होते चला गया। उसने अपने नीचे कई छोटे छोटे गैंग एक्टिव कर रखे थे, जिसका काम बस इतना होता था कि वो लोगों का अपहरण करके बबलू श्रीवास्तव को सौंप देते थे। उसके बाद वो अपने हिसाब से उस पकड़ का सौदा करता था। फिर कुछ इस तरह जराइम की दुनिया में बबलू श्रीवास्तव किडनैपिंग किंग के नाम से कुख्यात हो गया। आगे चलकर उसके काले कारनामों की लिस्ट बढ़ती ही चली जा रही थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने भी उसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। साल 1989 में वो पुलिस से बचने के लिए दिल्ली के चंद्रस्वामी के पास भाग आया। वही चंद्रस्वामी जिनका कभी भारत के शेयर से सरकार तक कंट्रोल होता था। लेकिन बबलू श्रीवास्तव का कुछ ही दिन बाद उनसे भी ठन गई। उनके बीच भी मामला बिगड़ गया और वो पुलिस से डरकर भारत छोड़कर नेपाल भाग गया। नेपाल में उसकी मुलाकात माफिया डॉन मिर्जा दिलशाद बेग से हुई। मिर्जा बेग गुंडा होने के साथ साथ दाऊद के इशारे पर भारत के खिलाफ जासूसी का भी काम करता था। दाऊद से उसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। फिर उसके कहने पर ही बबलू श्रीवास्तव साल 1992 में दुबई चला गया, जहां मिर्जा बेग के जरिए बबलू की मुलाकात भारत के फरार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई। यूं तो कहते हैं कि दाऊद ने भी अब तक किडनैपिंग के किंगपिन बबलू के बारे में बहुत कुछ सुन लिया था। दाऊद से मुलाकात के साथ ही उनकी नज़दीकी बढ़ गई और इससे बबलू की ताकत और भी बढ़ गई। अब वो किडनैपिंग को छोड़कर स्मगलिंग करने लगा। विदेश से हथियार और ड्रग्स की तस्करी में दाऊद का साथ देने लगा। लेकिन इसी बीच साल बीता और आ गया 12 मार्च 1993, जब मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। और इन धमाकों का मास्टरमाइंड जो पाकिस्तान में बैठा था, उसे भारत में मदद किसी और ने नहीं बल्कि दाऊद के नेटवर्क के जरिए ही मिला हुआ था, यानी खुद दाऊद था इसके पीछे। इस घटना से बबलू को समझ आ गया कि वो सिर्फ अपराधी के साथ नहीं बल्कि देशद्रोही के साथ काम कर रहा था। इसलिए मुंबई ब्लास्ट के बाद उसने दाऊद का साथ छोड़ दिया। आपको याद हो तो मैंने पहले भी बताया था कि इसी वजह से छोटा राजन ने भी डी कंपनी को छोड़ दिया और दाऊद का दुश्मन बन गया।
ठीक वैसे ही बबलू श्रीवास्तव भी, क्योंकि बबलू गैंगस्टर जरूर था लेकिन देश के खिलाफ नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो कोई हीरो था, गुंडागर्दी उसने तब भी नहीं छोड़ी। पुणे में एडिशनल पुलिस कमिश्नर LD अरोड़ा की हत्या के मामले में बबलू का नाम सुर्खियों में आ गया। आरोप था कि बबलू और उसके साथी मंगे और सैनी ने शरेआम एडिशनल कमिश्नर अरोड़ा को गोलियों से भून दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए बबलू और उसके साथियों को अदालत ने दोषी माना और तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आपको यह भी बता दूं कि बबलू श्रीवास्तव को किसी गली चौराहे से नहीं बल्कि साल 1995 में मॉरिशस से पकड़ा गया था। उसके बाद उसे भारत लाया गया और उस पर केस चले। आज बबलू के खिलाफ दर्ज 60 से भी ज्यादा केसों में केवल 4 बचे हैं और शायद उनमें भी सुनवाई चल रही है। सभी ऑनगोइंग केस है, बाकी के केस खत्म हो गए कहते हैं। वो जून 1999 से ही सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद है। हालांकि उसके बाद भी उसके जान को खतरा बताया जाता है। खतरा दाऊद इब्राहिम गैंग से, क्योंकि मुंबई ब्लास्ट के बाद ये लोग दाऊद के खिलाफ हो गए थे। छोटा राजन के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि दाऊद को खत्म करने के लिए कई बार भारतीय खुफिया एजेंसी ने उसकी मदद ली। कुछ ऐसा ही बबलू श्रीवास्तव के केस में भी सुनने को मिलता है कि दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी लेने के बाद बबलू श्रीवास्तव ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम किया था, यानी कि उसके मदद से कुछ न कुछ किया गया था। ऐसी बातें उठती रहती है। उसकी मदद से ही नेपाल के माफिया और पाकिस्तान के मददगार डॉन मिर्जा दिलशाद बेग को मार गिराया गया था। उसने मिर्जा बेग को फंसाने के लिए अपने गैंग की एक फीमेल एसेट अर्चना शर्मा को दुबई भेजा था। शायद इसलिए ही पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने खुद बबलू का नाम लिया था जब आतंकी हाफिज के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ था, जिसकी कहानी मैं पिछले एक एपिसोड में आपको सुना चुका हूं, ऑपरेशन अलविदा, जिसमें आपने देखा कि कैसे रॉ के एजेंट्स अपनी जान पर खेलकर हाफिज सईद के घर के बाहर पूरा एक ब्लास्ट प्लांट करते हैं हाफिज सईद को मारने के लिए। बस वो हल्का सा चूक गए जिस वजह से हाफिज सईद बच गया, नहीं तो हाफिज सईद की कहानी ऑलमोस्ट खत्म थी। लेकिन ये बात भी सच है कि तब से हाफिज सईद अपने घर से बाहर दिखा नहीं है। खैर, कहानी पर वापस लौटते हैं। पाकिस्तान वाले ने जो आरोप लगाया, जो इस तरह से बबलू का नाम लिया, उन्होंने तो बबलू को रॉ का फ्रंटमैन भी कह दिया था। लेकिन असल में अगर आप बीते खबरों पर ध्यान देंगे तो बबलू जेल के अंदर डरा बैठा है। बाहर इतने दुश्मन बैठे हैं कि जेल ही उसे महफूज लग रहा है। हालांकि इन सभी चीज़ों से उलट बबलू श्रीवास्तव का एक अधूरा ख्वाब भी है। जेल में लिखी गई उसकी अपनी जिंदगी के ऊपर एक किताब, जिसमें बबलू श्रीवास्तव की मन की कसक है। वो कसक जहां वो ऑफिसर बनकर अपराधियों को धौंस जमाना चाहता था, लेकिन आज वो खुद अपराधी बनकर जेल में बैठा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि उसके किताब के ऊपर फिल्म भी बन रही है या बनेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि जुर्म के जिस राह पर बबलू श्रीवास्तव निकल गया, वहां अब उसका ख्वाब हमेशा अधूरा ही रहेगा। बाकी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि बबलू श्रीवास्तव की कहानी सुनाइए, इसलिए ये कहानी मैंने दोबारा सुनाई। पहले भी मैं काफ़ी पहले ये कहानी सुना चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर लोग कह रहे हैं तो नए तरीके से फिर से कहानी सुनाते हैं। और कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन अलविदा की कहानी सुनाई थी मैंने, और उससे ही जुड़ा एक नाम था बबलू श्रीवास्तव। उस ब्लास्ट के बाद काफ़ी नाम उठा था बबलू श्रीवास्तव का, तो मैंने सोचा कि यही सही मौका है कि ये कहानी सुना दी जाए। तो जिन लोगों ने भी कमेंट किया था उन सभी का धन्यवाद। कहानी आपके सामने है, तो अब कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। तो आप कहाँ से देख रहे हैं कहानी और आपका नाम क्या है वो भी कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप कहाँ से मेरी कहानियाँ देखते हैं। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड सेफ। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।